वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी और आज मेरा मौजू पंजाब है और पंजाब की तकसीम के हवाले से जो नाम नहाद तहरीकें बनने की कोशिश में मसरूफ़ हैं वो मेरा मौजू है। और ये मौजू मैंने दो रीज़न से बनाया है। एक रीज़न ये है कि 21 फरवरी आलमी ज़बानों का आलमी दिन है और 21 फरवरी को लाहौर में एक मुज़ाहरा होता है जिसमें पंजाब के दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये मुतालबा करते हैं कि पंजाब के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, सिंध के अंदर भी बुनियादी तालीम जो है वो पंजाबी में होनी चाहिए, जो कि दूसरे सूबे सिंध वगैरह में है, पंजाब में नहीं है। दूसरी वजह इसकी यह है कि मैंने एक पोस्ट की थी जो मैंने 5 दिन पहले की थी और जिसका सिर्फ ये मैंने लिखा था एक बड़े डिसेंट तरीके से कि पंजाब पहले 2 हिस्से किए उधर, यानी कि इंडियन पंजाब में, उसमें 2 नई रियासतें बना दी, फिर इधर के पंजाब को इसकी तारीख और ज़बान से काटा, अब इसकी ज़बान के लहजों को अलहदा ज़बानें करार देकर नए डाके डालने की मनसूबाबंदी की जा रही है। अच्छा, ये एक आइन के मुताबिक बात थी, लेकिन मुझे हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के एक मेरे रिस्पेक्टेबल कॉलम निगार हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ और उनकी राय का एहतराम करता हूँ। मैं ये लाजमी एहतराम से मुराद ये नहीं होता कि मैं उनकी राय को मानता हूँ, यानी कि उनकी बात को सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे वॉल पर लिखी पोस्ट पर कमेंट किया कि आप क्यों खून खराबा कराना चाहते हैं। भी इसमें क्या खून खराबा है? खून खराबा तो वो है जो नई रियासत का मुतालबा करे, जो पाकिस्तान के नए सूबों का मुतालबा करे, तो आपको क्यों खतरा लगा? तो ये बात बड़ी अहम है कि पंजाब को कौन तकसीम करना चाहता है, ये असल मामला क्या है। देखिए, पंजाब एक हज़ारों साल से पुरानी तहजीब का खित्ता है। मैं हज़ारों साल कह रहा हूँ, इसको लिखी हुई तारीख में भी इसका जिक्र मिलता है। ये 5 दरियाओं की सरजमीन का और सदियों से भी। और ये जो हम पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब का जो हिस्सा है जिसको वो सराइकी खित्ता कहते हैं, उसको एक अलहदा सूबा बनाने की तहरीक है। भी क्यों है तहरीक आपकी? किस बुनियाद पर आप तहरीक चलाना चाहते हैं? ज़बान के लहजे की बुनियाद पर। इस सराइकी लहजे की तारीख 70-80 साल पुरानी है। किसी ज़बान की इंतहा उस वक्त होती है जब उसमें लिटरेचर पैदा हो जाए और शायरी उसका एक इजहार है, खुसूसन कदीम ज़बानों में। तो पंजाबी शायरी तो आपको 500 साल पुरानी भी मिलेगी, आपको 700 साल पुरानी भी मिलेगी, आपको 300 साल पुरानी भी मिलेगी, जो जिसको पंजाबी कहते हैं। जिस सराइकी शायरी पर आप एक सूबा बनाना चाहते हैं, गुलाम फरीद साहब की शायरी जो 1901 में जिनका इंतकाल हुआ, मुझे एक शायर बता दें कि इस लहजे में पूरे पंजाब में या किसी सराइकी लहजे के किसी बोलने वाले खित्ते में गुलाम फरीद से पहले कोई शायर था? गुरु नानक पंजाबी के शायर थे, मियाँ मीर पंजाबी की शायरी करते थे, बाबा फरीद पंजाबी की शायरी करते थे, शाह हुसैन 500 साल पहले हुए हैं, शाह हुसैन उनका ज़माना 500 साल पहले है। तो ये जो पंजाब को तकसीम कर कर सूबा बनाना चाहते हैं, और मेरी एक मामूली सी पोस्ट पर कि पंजाब के टुकड़े हुए हैं 1947 में। पंजाब के पहले शौरी तौर पर उन लोगों ने टुकड़े किए हैं जो वस्ती हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं। वस्ती हिंद मैं कह रहा हूँ, उन्होंने पंजाब को शौरी तौर पर 2 टुकड़ों में तकसीम किया। यहाँ पर सिख मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया। एक शौरी तौर पर सिखों का जेनोसाइड हुआ था कहूटा में, मार्च में। पूरा प्लान था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का कि मुसलमानों को सिखों से लड़ा दो। और इस पर एक बड़ी लंबी तहकीकी बात मैं किसी दिन करूँगा कि कैसे मलक खजर टिवाना ने ये कोशिश की आखिरी दिनों में। ये स्टैनले वॉलपॉट की किताब पढ़ें कि मैं पंजाब को मुत्तहिद रख सकता हूँ। जो 1947 में तकसीम हुई, कौन हुआ तकसीम? बंगाल और पंजाब। खून बहा पंजाब का, पंजाबी मारे गए, मुसलमान पंजाबी मारे गए, हिंदू पंजाबी मारे गए, सिख पंजाबी मारे गए। अमरता प्रीतम को नज़म लिखनी पड़ी, अज आखा वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। पंजाब लुट गया सारा। जिस हिजरत को आप कहते हैं हिजरत हुई थी 1947 में, पिछली सदी की इंसानी तारीख में जो सबसे बड़ी हिजरत थी, इंसानी तारीख की मैं बात कर रहा हूँ,
पिछली सदी की कोई इतनी बड़ी हिजरत नहीं हुई जो 1947 में हुई। और इस हिजरत के अदादो शुमार कभी आपने पढ़े हैं, कभी दुख देखे हैं कि वो जो हिजरत हुई पंजाबियों की हिजरत थी। 80-90% जो हिजरत का हुजम था वो ईस्ट पंजाबी लोग उधर से आए और वेस्ट पंजाब जिसको बनाया गया इधर से गए, अपनी जमीनें लुटाई, अपने मकान लुटाए, अपने घर लुटाए, अपने खानदान, माएँ बेटियां, पंजाबी एक दूसरे को मारने लग गए मजहब की बुनियाद पर। ऐसी तकसीमी पंजाब की। तो आपने फिर हशर देखा कि उस पंजाब के साथ उसी सेंट्रल हिंदुस्तान ने क्या किया, उसी सेंट्रल हिंद ने, जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, यूपी, ये मैं जरा बात जिस लफ्ज में कह रहा हूं आप जरा गौर से इसको देखिएगा, उसी यूपी ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है पिछले 70 साल से। और उसके फिर कई इजहार और उभार आए हैं। फिर उन्होंने उस मशरकी पंजाब के 3 टुकड़े कर दिए, उसमें से 2 नई रियासतें बना दी। अब उसका इजहार आप दिल्ली में देख रहे हैं। ये जो पाकिस्तान में चूहे नाच रहे हैं जी, दिल्ली पे हमला हो गया, और दिल्ली पे हमला हो गया, अगर पाकिस्तान का पंजाब जाग गया तो कहां हमला होगा। ये आप डरे हुए हैं। आप पंजाब को हर उस वक्त तकसीम करने की बात करते हैं, वो हुक्मरान तबकात, जब तबकाती बात होती है, जब पंजाब के अंदर महकूम तबकात की बात होती है, जब पंजाब के अंदर पिसे हुए तबकात की बात होती है, आप नया सूबा खड़ा कर देते हैं। सराइकी एक लहजा है, आप जबानों की बात करते हैं, अरबी एक जबान है और इसके इतने मुख्तलिफ लहजे हैं कि बिल्कुल मुख्तलिफ लहजे जो है एक दूसरे से समझ नहीं आती। मेरी शरीके आत एक लबनानी है, वो लबनानी अरबी बोलती हैं। वो मुझे अक्सर कहती हैं कि जब मराकश वाला कोई अरबी बोलता है तो मुझे समझ नहीं आती, इतना फ़र्क है लहजों का। इराक वाला बोलता है तो समझ नहीं आती। 22-23 मुल्क हैं, अरब मुल्क, एक ज़बान है, वो अरबी कहते हैं उसको, वो मराको की ज़बान नहीं कहते, अंग्रेज़ी के लहजे हैं। और ये जो हम कहते हैं जी सिर्फ हिंदुस्तान में 18 किलोमीटर या मील पर लहजा बदलता है, ये अमेरिका में भी बदलता है, फ्रांस में भी बदलता है, तुर्की में बदलता है। तुर्क एक कौम है, ये कुर्दों को कौम नहीं मानते। आज तक लड़ाई ये है कि कुर्दों को कौम नहीं मानते, ये इनकी सियासत है। ये भी पाकिस्तान में अर्दवान के बड़े हामी आजकल नए नए पैदा हो गए हैं, वो जरा तुर्की के नेशनलिज्म को पढ़ लेना कि तुर्क अपनी जबान के साथ किस तरह जुड़े हैं। उनका अपनी जबान के साथ 1923 में जुड़ना था। अतः तुर्क के रेवोल्यूशन को पढ़ें। जो मिसलीड आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो जो बड़े छलांगे लगा रहे हैं चूहों की तरह, जो आले सऊद ने पाले थे बहुत पहले, वो अब अतातुर्क के मुल्क के मामे बने फिरते हैं। वो तुर्की आपको नहीं बताते। तुर्की कमालिज्म, और कमालिज्म के अंदर तुर्क नेशनलिज्म था कि हम तुर्क हैं, और उसने अपनी जबान लागू की, उसने तारीख के साथ जोड़ा। अतातुर्क ने तुर्क नेशनलिज्म को, तुर्क जबान बहाल की, जिसके ऊपर फारसी और अरबी का इन्फ्लुएंस था। अब अरबी क्रिश्चियंस की जबान भी है, अरबी यहूदियों की जबान भी है जो वहां पर रहते हैं, फारसी भी इसी तरह। तो जो जबान थी पंजाब की, आपने अब उस जबान के लहजे पर, मोहन जी हमने चिन्योट भी ले लेना है, हमने सरगोदा भी ले लेना है। भैया आपने क्यों ले लेना है? किस आइन के तहत आप ले सकते हैं? इस आइन के तहत अगर आपने लेना है, आपका हक है, आप सूबा बनाए, मैं इस पर इतराज नहीं जी, बड़ा एहतसाल होता है, लेकिन आइनी तरीके से बनाएं। ये जितनी पंजाब को तोड़ने की मूवमेंट है, ये पंजाब के वो ऊपरी तबका है पाकिस्तान का भी, जो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करता है, जो पंजाब को एक्सप्लॉइट करता है। और ये वो जो जनूबी पंजाब का जो राजनपुर है और डीजी खान है, और उधर का जो ट्राइबल फ्यूडल बेल्ट है, ये वहां के लोगों की मूवमेंट है। ये दलील दी जाती है जी, राजनपुर का बंदा अगर लाहौर चले अपने प्रोफेसर साहब ट्रांसफर कराने तो सेक्रेटेरिएट में नहीं घुसने दिया जाएगा। मुझे ये बताएं, लाहौर शादबाग का बंदा लाहौर सेक्रेटेरिएट में घुस सकता है? ये हुक्मरानी का ढांचा है। अजी इंतजामी सूबा बना दे, तो इंतजामी डिवीजन तो ऑलरेडी हमारी इस आइन के तहत है, उसको मुतहरक करें ना। यहाँ पे डिवीजन बने हुए हैं, मुल्तान डिवीजन है, डीजी खान डिवीजन है, सरगोदा डिवीजन है, ये इंतजामी डिवीजन है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है, फिर तहसील का डिवीजन है। आप ऐसे ही एक लहजे को, जिसकी 70-80 साल से ज्यादा इस लहजे की तारीख नहीं मिलती, आप उस पर सूबा बनाने चले। और हम अगर ये कह दें कि जी पंजाब को तकसीम नहीं होगी, खून खराब हो जाएगा, कैसे खून खराब हो जाएगा? क्यों आप डरते हैं? आप अपनी स्ट्रगल करें, आपका हक है। आप मांगे 100 सूबे मांग लें पाकिस्तान से,
میں اس پر کوئی اعتراض نہیں, آپ کا آئینی حق ہے, لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو جائے گا؟ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخی طور پر کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ سرائکی صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو پنجاب سے کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ سندھ سے بنا کے دے دیں نا. آپ سندھ کے اندر بھی سرائکی بولتے ہیں, بلوچستان کے اندر بھی سرائکی بولتے ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی سرائکی بولتے ہیں, وہاں سے کیوں نہیں صوبہ بناتے؟ آپ نے پنجاب کو کیوں چن لیا؟ آپ پنجاب کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہو؟ پنجابی جو مرتا آیا ہے, اور یہ بھی میں بتا دوں, میں ذرا کھلی بات کرتا ہوں, جنگوں میں بھی پنجابی مرتا ہے. 65 کی جنگ میں پنجابی مرتا ہے, جو ادھر سے مرتا ہے, بھارت سے مرے یا پاکستان سے مرے, پنجابی مرتا ہے, پنجابی لڑتا ہے. پنجابیوں کو آپ نے بیٹل فیلڈ بنایا ہوا ہے لڑائی کے لیے. یہاں سے اس صوبے کا اتنا استحصال ہوا ہے پچھلے 200 سال سے, جب سے انگریز بہادر یہاں آیا. انگریز نے اس صوبے کے ایسا مس کیا, اس کی تاریخ کو, اس کی تہذیب کو, کہ ہمیں پنجابیوں کا جینوسائیڈ نہیں کیا بلکہ میموروسائیڈ کیا. میں اس کی طرف آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, اچکزئی صاحب آئے جی, لاہور نے ساتھ دیا تھا گوروں کا. وہ اچکزئی صاحب, آپ کی تاریخ, آپ تو بلوچستان پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں. میرے جو بلوچی دوست ہیں جو براوی کہتے ہیں بلوچستان بلوچیوں کا ہے, تو آپ پشتون وہاں پر کیوں ہیں؟ خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آپ نے تاریخ ہی نہیں پڑھی. آپ نے رنجیت سنگھ کی تاریخ, جو رنجیت سنگھ نے, آپ نے پڑھا ہی نہیں کہ پورے ہندوستان کو جب انگریز سامراج نے, برطانیہ نے کولونائز کر لیا, 1849 میں آخری جنگ ہوئی ہے, وہ کہاں پر ہوئی تھی؟ گجرات کے دریا کے کنارے چینیا والا میں 1849 میں. اور ان کا اتنا نقصان ہوا, انگریز کا اتنا نقصان ہوا. کبھی آپ اس تاریخ کو پڑھیں, ہمارے پنجابی بیٹے بیٹیوں کو پڑھائیے آپ نے پنجاب کی تاریخ. جب انگریز نے پنجاب پر قبضہ کیا 1849 میں, پنجاب میں 80% سے زیادہ لٹریسی ریٹ تھا. پتہ ہے آپ کو کہ 80% سے زیادہ لٹریسی ریٹ تھا. پاک پنجاب کو ڈی ایجوکیٹ کیا, پاک پنجاب کو جینوسائیڈ بھی کیا اور میموروسائیڈ بھی کیا. میں میموروسائیڈ کی طرف آؤں گا. پہلے میں یہ بتاؤں کہ پنجاب کی تاریخ کو کہ مزاحمت کی, آپ نے غدر پارٹی پڑھی ہے؟ بابیاں دی پارٹی جو تھی, غدری بابیوں کی, پورے بر صغیر میں پہلی پارٹی تھی جس نے انگریز سامراج کے خلاف جنگ لڑی اور ان کو جلا وطن کر دیا, اور وہ کینیڈا چلے گئے. پھر آج وہ کینیڈا اور امریکہ میں جو بڑے پرانے سکھ رہتے ہیں, وہ وہی پنجاب سے بے دخل کیے گئے تھے, جن کو کوئی دنیا کا ملک نہیں تھا لیتا. آپ نے یہاں پر پنجاب کے اندر جو آزادی کی تحریکیں چلی ہیں, 1857 میں ایون جو بغاوت ہوئی انگریز کے خلاف, جب دلی کی حکومت ختم کرنا چاہتے تھے, تو ساری پنجاب مرکز تھا اس کا. پنجاب کو آپ نے بیٹل فیلڈ بنایا ہوا ہے ایک طرف, اور دوسری طرف اس کا استحصال کرتے ہیں. اس کی زبان چھین لی, اس کی تاریخ چھین لی, اس کی تاریخ, اس کی تہذیب کو مسخ کر دیا. اس کے ہیرو دلہ بھٹی کا آپ نے نہیں آج تک اپنے لوگوں کو پڑھایا. آپ نے احمد خان کھرل کو نہیں پڑھایا جو انگریز سامراج کے خلاف لڑا. آپ نے پنجاب کو کیوں تقسیم کرنا ہے؟ یہ کیا دلیل ہے جی کہ راجن پور کا بندہ جی اور مشکل سے پہنچتا ہے؟ تو جناب مجھے یہ بتائیں, سیکٹریٹ میں شادباغ کا بندہ جا سکتا ہے؟ اچھا, دوسری بات میں بڑی اہم بات کروں گا کہ جتنے غریب لاہور میں بستے ہیں, 2 کروڑ کی یا 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, اس 1.5 کروڑ میں کیا سارے نواز شریف رہتے ہیں؟ یا اس 1.5 کروڑ میں ساری مریم نواز رہتے ہیں؟ یا اس 1.5 کروڑ میں ساری یوسف رضا گلانی جیسے سرائکی لہجہ بولنے والے جو لاہور میں آ کے بڑے شوق سے رہتے ہیں وہ رہتے ہیں ڈیفنس میں؟ نہیں. آپ کبھی شاد باغ جنوبی لاہور جائیں, آپ کبھی شاہدرہ جائیں, آپ کو لاہور کے سلمپس کا پتہ چلے گا. لاہور کے اندر جتنا غریب رہتا ہے, میرے پاس پوری ایک PhD کا تھیسس ہے ایک بچی کا, جتنا پنجاب لاہور کے اندر غریب انسان پنجابی لاہوری رہتا ہے, جس کو اب تخت لاہور وہ تخت لاہور ہوگا, آپ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ نواز شریف شہباز شریف سب ایک ہیں. جتنا پنجابی غریب لاہور اور لاہور کے اندر لاہوریا رہتا ہے, اتنا پورا بلوچستان غریب نہیں ہے. یہ میں بڑی بات کروں, پورے بلوچستان کی آبادی لاہور کے اندر بسنے والے غریبوں سے کم ہے. یعنی کہ صرف لاہور کا پنجابی جو ان سا ہے وہ سارے بلوچستان کی غربت سے زیادہ بڑا غریب ہے. اور دوسری یہ جو بات آپ کرتے ہیں
کہ جی پنجاب سارے وزیر اعظم تو آپ کے ہیں، یہ جو للو صاحب وزیر اعلیٰ آپ نے لگا رکھا ہے یہ بھی پنجاب کا، فاروق لغاری صاحب اس جنوبی پنجاب سے، فاروق لغاری صاحب جنوبی پنجاب سے، یوسف رضا گلانی صاحب جنوبی پنجاب سے، وہ گورنر جو تھے احمد محمود صاحب وہ جنوبی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا اچھا اب دوسری ایک دلیل ہے، بالکل دلیل ہے کہ کیا آپ سرائکی صوبہ بنائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے؟ بلوچستان کے حل ہو گئے ہیں، کتنا بڑا صوبہ ہے بلوچیوں کا، حل ہو گئے ہیں؟ صوبہ بنانے سے حل نہیں ہوں گے، ہاں حل ہوں گے جب طبقاتی بات کریں گے۔ پنجاب کے اندر بھی میں اپنے پنجابی قوم پرستوں کو یہ کہتا ہوں، جو دانشوروں کی تحریک ہے، کہ اپنی تحریک کو پنجاب کے غریبوں محنت کشوں کے ساتھ جوڑیں، اور کوئی بھی قومیت کی تحریک ہو، کوئی بھی نیشنلزم کی تحریک ہو، اگر وہ شاونزم ہے، اگر وہ تعصب کی بنیاد پر ہے، وہ انٹرنیشنلزم کے ساتھ نہیں جڑی، کوئی پنجابی اگر سندھی کا احترام نہیں کرتا قومیت کا، کوئی پنجابی پشتون کا احترام اس کی قومیت کا نہیں کرتا، بلوچی کا، براہوی کا، بلتی کا، تو وہ پنجابی قوم پرست نہیں ہے، وہ شاونزم ہے۔ اب جب شاونزم ہوتا ہے، وہ پنجابی ہو، وہ سرائکی زبان کے لہجے پر ہو، وہ پھر فیشزم بنتا ہے، وہ پنجاب کے اندر کوئی ایسی تحریک ہو یا سرائکی بولنے والی، اور یہ جو سرائکی تحریک کی بنیاد ہے، ہمارے دوست تھے تاج لنگا صاحب، وہ جتنے بڑے سرائکی حقوق کے لیے، یہ ان کی ہے، میں ان سے متفق نہیں ہوں، کوئی نبی نہیں ہے سیاست میں، نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ختم ہو گئی، اس کے بعد ہر انسان غلط ہو سکتا ہے۔ تو جو تاج محمد لنگا تھے، جتنے بڑے وہ نیشنلسٹ تھے سرائکی حقوق کے لیے کہہ لیں، اس سے بڑے وہ مارکسسٹ تھے، وہ ایسا سرائکی صوبہ نہیں تھے چاہتے جس کے اندر سارے یہ جو بڑے بڑے قوانین اور لق اور سید اور مخدوم پتہ نہیں کیا ہیں، یہ خاکوانی اور بڑے بڑے جو خاندان ہیں وہاں کے، یہ راجن پور کے، ڈی جی خان کے، لغاری مزاری، کہ ان کی حکومت بنے۔ تاج لنگا غریبوں کے لیے لڑے تھے، وہ سرائکی لہجے کے بولنے والے غریبوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے، چونکہ وہ ایک مارکسسٹ تھے۔ انہوں نے بھٹو صاحب سے بھی اختلاف کیا تھا، بھٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اگر وہ اختلاف نہ کرتے تو بہت بڑی سیاست میں حصے داری حکمرانی میں ہوتی، ان کی بنیاد ہے، میرے دوست تھے، میں اپنی چڑھتی جوانی میں خوش نصیب ہوں ان کا دوست بناؤں۔ تو پنجاب کو کیوں تقسیم کریں گے کہ نیا صوبہ بن جائے گا، سرائکی مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اور یہ جو سرائکی لہجہ ہے نا، یہ بلوچستان میں بھی بولا جاتا ہے، آپ وہاں کیوں نہیں صوبہ بناتے؟ آپ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں بناتے؟ آپ زرداری صاحب کے بڑے آپ چہتے بنتے ہیں جو سرائکی بولنے والے، تو آپ ان کو کہیں نا سندھ کے اندر سرائکی صوبہ بنا دیں، لا تو پتا جائے آپ کو کیسے صوبے کی بات کرتے ہیں۔ سندھیوں کا اتنا شعور ہے، چونکہ میں سندھیوں کو پاکستان کا انٹلیکچوئل انجن کہتا ہوں، پاکستان کا پرائیڈ ہے سندھی اس وقت۔ پاکستان کے قومیتوں میں جو سب سے اہل دانش اور کلیئرٹی آف تھاٹ ہے، پالیٹکس کی، کلچر کی، سیولائزیشن کی، وہ سندھیوں کا ہے۔ آپ پنجاب کو پہلے آپ نے 2 ٹکڑے کیے، پھر اس کے 3 ٹکڑے کیے، اب آپ پنجاب کے 2 ٹکڑے اور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ریاستی زبان تھی۔ ہمارے دوست ہیں محمد علی درانی صاحب، جب انہوں نے وزیر بننا ہوتا ہے وہ صوبہ بہاولپور لے آتے ہیں۔ یہ سب کھیل ہے طاقت کے مراکز کا، یہ پنجاب کے ان فیوڈلز کا کھیل ہے جو ساؤتھ پنجاب میں رہ گئے ہوئے ہیں۔ وہ ایک نیا صوبہ بنا کے اگلی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کا ٹرائبل فیوڈل حکمرانی کی راجواڑی نظام قائم کرنے کے لیے اپنے نسلوں کو، بچوں کو ہیرو بنا کر، بڑے بڑے گیلانی، بڑے بڑے لغاری مزاری، اپنی نسلوں کو یہ مہاراجوں کا نظام بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ایک نیا صوبہ بن جائے۔ یہ جیسے فیوڈل ڈیموکریسی ہوتی ہے، ایسے فیوڈل نیشنلزم کی یہ موومنٹ ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرائکی لہجے میں بولنے والے غریب، لاہور کے پنجابی بولنے والے غریب سے زیادہ غریب نہیں ہیں، اور یہ آپ سرگودا کو بھی لیے بیٹھے ہیں جی، اس کو بھی ہم لے لیں گے، کیسے لے لیں گے؟ اور میں اس لیے تھوڑا سا تلخ ہوں کہ مجھے حیرانگی، خون خراب ہو جائے گا، گوئندی صاحب آپ نے کیوں کمنٹ لکھا؟ کیوں نہ لکھوں بھائی، اگر آپ نے صوبہ بنانا ہے تو جائیں اسمبلی میں، آئینی طریقے سے آپ صوبے کی تحریک چلائیں، ٹھیک ہے، آپ کو انٹلیکچوئل رائٹ بھی ہے، لیکن میرے ایک بڑے پروگریسو، بڑے دانشور، میں ان کو مانتا ہوں، 2 سال پہلے بھی میں نے اسے پنجاب پر ایک ویلاگ کیا تو ان کا تھا مجھے گوئندی صاحب سے توقع نہیں تھی۔ بھی کیوں نہیں تھی؟ میں ایک ترقی پسند آدمی ہوں، لیننسٹ ہوں۔ جو لینن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ قومیت
परस्त नहीं है जो इंटरनेशनलिस्ट नहीं है, वो नेशनलिस्ट नहीं है जो इंटरनेशनलिस्ट नहीं है। तो अब मैं आता हूं मेमोरोसाइट। ये क्या है? पंजाब के साथ ये हुआ है। हमारे पंजाबियों की जो तारीखी तसलसल था उसको काट के रख दिया है। मैं पंजाबी पढ़ नहीं सकता आसानी से, मेरे से नहीं पढ़ी जाती पंजाबी। मैं गूंगा हूं, मैं अंधा हूं कि मैं पंजाबी नहीं पढ़ सकता, मैं पंजाबी सही बोल नहीं सकता, मैं पंजाबी सही समझ नहीं सकता। यानी कि मैं गूंगा, अंधा और बहरा बना दिया गया हूं बहैसियत पंजाबी। ये मेरा अलमिया है। मेरे जैसा लिखने पढ़ने वाला शख्स, मैं पंजाबी नहीं पढ़ सकता, वो शाहमुखी में हो या किसी भी। पता ये हकीकत है। अगर मेरे जैसा शख्स पंजाबी नहीं पढ़ सकता तो आम पंजाबी का क्या हाल होगा? हमारा मेमोरोसाइट हुआ है। मेमोरोसाइट क्या है? जब बॉस्निया में सर्बियंस ने जेनोसाइड किया, मेरा ये हाई स्टडीज का सब्जेक्ट था। 2002 से 2005 तक मैंने एक ग्रेजुएट कोर्स किया था अमेरिका से, और मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मैं बॉस्निया पढ़ने गया था। तो मेरा सब्जेक्ट था पीस बिल्डिंग लीडरशिप। तो मैं सरायवो गया, मुस्तार गया। तो मैंने वहाँ अपने जो इंटरप्रेटर मुझे दिया था, रिसर्चर एंड इंटरप्रेटर, उससे पूछा कि ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी कैसे चल गई जब अबन हो गया। तो मेरे दोस्त ने कहा, वहीदुद्दीन उसका नाम था, वो बॉस्नियन मुस्लिम था, उसने कहा था कि वो सर्बियंस हमारी तारीखी तसलसल को ख़त्म करना चाहते थे, और इस सरायवो की लाइब्रेरी में 10 लाख किताबें थी, जो उस्मानली ज़बान में थी, जो अरबी में थी, जो फ़ारसी में थी, जो स्लाव लैंग्वेज में थी, जो बोस्नियाक में लैंग्वेज में थी, और मुख्तलिफ ज़बानों में। उसको जला दिया, जो अब दोबारा शायद ना मिलें, जिसमें मखतूतात भी थे। तो एक प्रोफेसर हैं क्रोशिया के, 97 में उन्होंने ये एक टर्म कॉइन की थी, जैसे जेनोसाइड, इसी तरह मेमोरोसाइड। तो जो जेनोसाइड किया था, मैं उसमें एक विटनेस थी जो इंटरनेशनल वार क्रिमिनल में विटनेस है, नुसरत, मैंने उनका इंटरव्यू किया मेरे पास, मैंने अपनी वीडियो क्लिप भी बनाया था। शी वाज इन ट्रॉमा। तो वो विटनेस हैं। ये दुनिया में जंग अजीम के बाद दूसरा बड़ा जेनोसाइड हुआ था जो यूरोप में हुआ था, मुसलमान सर्बियंस का। तो उन्होंने क्या किया था जेनोसाइड में, नस्ल कशी में, कि जो चुन चुन की सोसाइटी का ब्रेन होता है, उसमें जज थे, उसमें प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल, पोइट्स, वुमेन एंड यंगस्टर, इनको मारा था सिस्टमैटिकली कैंप बनाकर। तो इसको मैं ये इसलिए आम नौजवानों को जो आजकल बड़ा टीवी टॉक शो से और व्लॉगर से इल्म सीखते हैं, उनको बताना चाहता हूँ। तो इसको जेनोसाइड जब भी होता है तो किसी सोसाइटी की वो नस्ल का हिस्सा मारा जाता है जो अगली क़यादत करने के अहल हो, या उस सोसाइटी को या स्टेट को या समाज को या मुल्क को चला ले। इसको कहते हैं नस्ल कशी। और उसके अंदर इन लोगों को मारा जाता है, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट, ये जो सोसाइटी बनाने वाले लोग होते हैं, ख़वातीन और नौजवान, फौजियों के अलावा। फौजियों को तो जंगों में मारा जाता है ना आपस में। तो मेमोरोसाइड क्या है? ये एक नई टर्म है जो पंजाब के साथ हुआ। तो क्रोशियन प्रोफेसर ने कहा था उसने कि बॉस्नियंस का मेमोरोसाइड हो गया है, कि वो इमारतें जो 500-700 साल से बॉस्नियंस की हेरिटेज थी, जो 500-600 साल से बॉस्नियंस मुसलमानों की यादाश्त थी, उनका प्राइड था, वो उसको कट कर दिया है कि वो नामो निशान ना रहे उस तारीख का। तो जो बॉस्नियंस हैं अपनी तारीख से कट जाएं तो कल उनको दोबारा सर्बियंस बनाना आसान हो। ये हुआ है पंजाब के साथ। हमें ये बताया गया जी रंजीत सिंह घोड़े बांधता था जी शाही मस्जिद में, कोई तारीख नहीं पड़ी। रंजीत सिंह ये करता था, रंजीत सिंह का घोड़ा लगा तो उसको लोग आके, पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया पिछले साल, उसका कोई मसला। हम क्या करना चाहते हैं? हम मेमोरोसाइड करते हैं। कभी आप लाहौर जाएं तो लाहौर में मैं आपको एक मेमोरोसाइड दिखाता हूं। ये अभी मेरे आंखों के सामने हुआ है मेमोरोसाइड, मैं अभी आपको बताता हूं। दुनिया की इस्लामी तारीख में, दुनिया की इस्लामी तारीख कह रहा हूं, दुनिया की 1400 साल मुसलमानों की तारीख में मुसलमान हुक्मरान कब इकट्ठे हुए? 24 फरवरी 1974 को। दुनिया में मुसलमानों की तारीख में, पाकिस्तान नहीं कह रहा, 24 फरवरी 1974 में कहां इकट्ठे हुए? ये एजाज ना कहरा को मिला, ना इस्तांबुल को, ना ढाका को, ना तेहरान को, ना रबात को। ये एजाज ना दमिश्क को, ना किसी और जद्दे को, ना रियाज को। ये एजाज मेरे लाहौर को मिला था, जहां पर 53 हुक्मरान और लीडर इलेक्टेड और बादशाह इकट्ठे हुए, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई,
ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे। मैं स्कूल पढ़ता था, मैं वहाँ आया, मैंने अपनी आंखों से अनवर सादात को देखा, मैंने अपनी आंखों से हाफ़िज़ अल असद को देखा उसी लाहौर में। लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान इस्लामी तारीख़ में सबसे बड़ा काम कर गया, हमें पढ़ा, हमें तुगरल कोड़ा बहाना है, बस कोड़ा। वो 800 साल पुराना जो तुर्क, आज अब तुर्क लिए बैठे, हम घोड़ा दिखा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब घोड़ा देखो तुर्कों का, साल पहले पता नहीं था, अर्तुगरुल उसका नाम है। ये नहीं बताना कि इस्लामी हिस्ट्री का इतना बड़ा इवेंट यहाँ हुआ लाहौर में, पंजाब में, पाकिस्तान में। मैं ये मेमोरो साइट से बात करूँगा, जहाँ पर इस्लामी मीनार बना, वो जो चेरिंग क्रॉस में बना, वहाँ पर एक म्यूज़ियम बना, वहाँ पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एज ए चेयरमैन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो तकरीर का एक जुमला था, वो सामने चौक में जहाँ लोग हड़तालें करते हैं, जाएं जाके देखें, आग लगाया हुआ है उसको ज़िया-उल हक के दौर में। और उसके बाद वो जो तलवारें लेके दुनिया को फतह करना चाहते हैं, फ़िक्र से नहीं, उन्होंने मस्क किया हुआ है, वहाँ अजीबो गरीब किस्म की और तलवारें लगाई हुई हैं। इस्लामी मीनार का पता है लाहौर में रहने वालों को, पंजाबियों को, पाकिस्तानियों को? तुगरल का घोड़ा तो आप ले आए, ड्रामे में मुझे तुर्की बताने चले हैं। ये वो इतना बड़ा इवेंट था, आपकी मेमोरी से मिटा दिया गया। आपकी मेमोरी में बिठाया हुआ है मोहम्मद बिन कासम, पाकिस्तान की तारीख, मोहम्मद बिन कासम और वर्ल्ड कप जो इमरान खान ने जितया सी। ये सिर्फ तारीख नहीं है, मेरी जिंदगी में जिनकी उम्र 40 साल है, पाकिस्तान में इस्लामी तारीख का इतना बड़ा इवेंट हुआ। और उस इवेंट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 24 फरवरी 1974 को जो हुआ, उसकी जो मेमोरियल था, जो म्यूजियम था, जो मीनार है, उसका हशर, सुबह जाएं, कल संडे है, ज़रा जाके देखें, तस्वीरें बनाएं, फेसबुक पे दिखाएं अपने लोगों को। जो लाहौर में मेरे दोस्त जो मेरे बड़े मदाह बनते हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि दिखाएं। ये है वो तारीख हमारी मेमोरी से काट दी गई। इसी तरह पंजाब में जो आखिरी जंग लड़ी बर्रे सगीर में, अंग्रेज साम्राज्य ने जब कब्जा किया इस बर्रे सगीर पर, तो चिलियावाला गुजरात में वो जंग हुई थी। क्या उस जंग को हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है? नहीं। ये है वो मेमोरो साइट पंजाब का, और इसकी पूरी मैं आपको तफसील बताऊंगा। हमारी मेमोरो साइट, हमें ये नहीं पता कि हम 8000 साल पुरानी तहजीब के वारिस हैं। हड़प्पा हमारा शहर है, उस वरासत का मोहनजोदाड़ो है। और ये जो लाहौर है, लाहौर को 1000 साल की तारीख बता देंगे। 1000 साल की तारीख नहीं है, लहू कसूस ये उसके भी नहीं है। लाहौर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हड़प्पन सिटी है, दुनिया का कदीम तरीन आबाद शहर है। हड़प्पा के आसार जो दरिया के उस पार मिले हैं, अब आर्कियोलॉजिस्ट सुनेंगे, मेरी बात अगर गलत है तो मैं माजरत कर लूँगा, ये मैं बड़ी तस्दीक से बात कर रहा हूँ। ये हड़प्पन सिटी है, आबाद है, यानी कि कई हजार साल से दुनिया में 3 शहर आबाद हैं। इससे पुराने भी हुए हैं लेकिन ख़त्म हो गए। जो आबाद शहर दुनिया के हैं वो 3 हैं, जिनको 2 माना जाता है, तीसरा हमने क्लेम किया, जो साबित हुआ है। 2 कहे जाते हैं कि दमिश्क दुनिया का कदीम तरीन आबाद शहर है, जो आबाद चला आ रहा है। इससे पहले मतलब चतलहायूक एक शहर है तुर्की में, कोनिया के करीब, जो 7000 साल पुराना है लेकिन ख़त्म है, वो खंडर है जैसे मोहनजोदाड़ो। दूसरा शहर है अरबील जो इराकी कुर्दिस्तान में है। तीसरा शहर मेरा लाहौर है। और इस लाहौर के अंदर हम बड़े जाते हैं, जो ब्लू मास्क की तस्वीर ली, डीपीओ पे लगाते हैं ब्लू मास्क। बादशाही मस्जिद क्या खूबसूरत नहीं है मेरे लाहौर की? मैं ये बात करना चाहता हूँ, अपनी चीज़ों पे प्राइड नहीं करते। आपको पता है कि बादशाही मस्जिद एक ऐसी तामीर है जिसके अंदर ना लोहा है, ना लकड़ी है, ना सीमेंट है। और उसके अंदर जो इको सिस्टम है कि आप एक नुक्कड़ से अजान देता है मौज़िन, तो पिछली नुक्कड़ से अजान की आवाज़ आती है, मोबाइल सिस्टम की तरह। हमने अपने बच्चों को बताया कि हमारी बादशाही मस्जिद कितनी हमारा बड़ा प्राइड है। ये मैं अभी छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं एक शहर के अंदर आपको जगह बताने चलूँ, पंजाब, तो आप हैरान हो जाएं। चूंकि हमारे जहनों से ये तारीख मसक करके हमें एक ड्रामा ला के दिखा दिया जाता है, बस ये पहले सऊदी अरब चढ़ाया हुआ था, अब दूसरा मुल्क चढ़ा दिया। ये है वो पंजाबियों का मेमोरो साइट। हमारी मेमोरी से हमारी तारीख, हमारी तहजीब, हमारी ज़बान ले ली, मुझे गूंगा बना दिया। मैं अच्छी पंजाबी नहीं बोलता, अगर पंजाबी बोलूँ तो मैं बदतमीज़ हूँ या मैं जाहिल हूँ। और तीसरी बात, मुझे पंजाबी सुननी नहीं आती, यानी मैं समझ नहीं सकता। मैं कानों से वो क्या होता है, मैं बहरा हूँ, और मैं आंखों से पढ़ नहीं सकता। और मैं आपको आज एक तारीखी बात बताऊं, ये पाकिस्तान में तुर्की बड़ा नया फैशन चला है। यहाँ पे हर बंदा उठता है, वो जो जमात इस्लामी वाले वो मामे बने हुए हैं, सारी माजरत के साथ सच्ची बात कर रहा हूँ। आपका क्या ताल्लुक तुर्की से?
ये जो ऑटोमन जवाल था, ऑटोमन अरूज तो आपने पढ़ा है, ऑटोमन जवाल पढ़ा है कभी आपने? ऑटोमन जवाल 150 साल पर था। जो ऑटोमन की लैंग्वेज थी, ऑटोमन जो जबान बोलते थे वो तुर्की जबान उसको नहीं थे कहते, वो कहते थे हम उस्मानली हैं, वो शराफिया की थी और वो सारी डोमिनेटिंग करती थी, डोमिनेटेड बाय फारसी और अरबी। और यहाँ पर 150 साल तकरीबन जबान। और ऑटोमन दरबार में पता है तुर्क किसे कहते थे? पढ़े तारीख, ये सतई सी ड्रामे पढ़ के मुझे वो ड्रामे के एक्टर के हीरो के जुमले ना भेजा करें व्हाट्सएप पे, मुझे भेजते हैं बड़े बड़ी उस्तानियाँ और उस्ताद बने होते हैं कि उन्हें अकवाले अर्तुल, ये ड्रामे के डायलॉग हैं। आपको पता है उस्मानी दरबार अशराफिया जो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, वो उस्मानली जबान बोलते थे, वो कहते थे हम उस्मानली हैं। तो और तुर्क का मतलब पता क्या था? पढ़ लें तुर्कों की तारीख, ये पढ़ी लिखी कौम है, 100% लिटरेसी है। तुर्क का मतलब था उजड़, गवार, जाहिल, पेंडू और काश्तकार। इस पर फिर अतातुर्क की जन्म से पहले जबान की तहरीक थी। ये हुआ पंजाब के साथ। अब इसका जो इजहार, ये पाकिस्तान में एक लोग हैं बड़े तराने बना के, वो खालिस्तान की तहरीक नहीं है, वो पंजाबियों की तहरीक है, उसको मजहबी तहरीक ना बनाएं, वो कोई मजहबी तहरीक नहीं है, पंजाब के हकूक की तहरीक है। तो वो जो आज ईस्ट पंजाब जागा है, अगर पाकिस्तान का पंजाब जाग गया, आप बड़े खुश हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अच्छा, अब आते हैं 21 फरवरी। पूरी दुनिया में आलमी जबानों का यूनेस्को ने यह दिन तय किया है। इसकी तारीख पता है हमें क्या है? बदबख्ती से इस बदबख्त दिन का ताल्लुक हमारे से है। हमने ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू को कौमी जबान करार दिया, जो कि उसको नोबेल अवार्ड ले चुकी थी। वो जबान रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल मिल चुका था। हमने कहा नहीं आप उर्दू बोलें, हम बंगालियों को उर्दू पर लगा रहे हैं। भी ठीक है, आप लैंग्वा फ्रेंका उर्दू है, मैं उर्दू की कंट्रीब्यूशन करने वाले मैं हूँ। मैंने उर्दू को दुनिया की 700-800 अच्छी किताबें तर्जमा करके उर्दू को कंट्रीब्यूट किया। आई एम नॉट एंटी उर्दू। फिर 21 फरवरी 1952 को वहां पर फायरिंग हुई थी ढाका में। वो जो फायरिंग हुई थी वो जबान के हकूक की जंग थी। उस जंग को मरने वालों को यूनेस्को ने दिन माना 21 फरवरी, जिस पर पूरी दुनिया में कौमी जबानों की दिन माना जाता है, आलमी जबानों का दिन। तो अब मैं जो बात करूंगा कि पंजाबियों जागो, 21 फरवरी को अपने पंजाब के लिए, हम अपनी जबान के लिए, पंजाब हम नहीं कटने देंगे, पंजाब असी वंडन नहीं देंगे, पंजाब असी कट्टन नहीं देंगे। ए सराइकी लहजा है, हर जबान दे लहजे ने, फारसी दे बड़े लहजे ने। और जोड़े कहते ना खून खराब होएगा तो आप बगैर खून खराबे के असम्बली में चले जाएं। हम पंजाब की तबकाती तहरीक पर यकीन रखते हैं। पंजाब का गरीब, वो जनूबी पंजाब का हो या लाहौर का, पंजाब का गरीब हो या बलूचिस्तान का, पंजाब का गरीब हो या सिंध का या खैबर पख्तूनख्वा और बिल्तिस्तान का, सब एक हैं। ये जो जनूबी पंजाब के ट्राइबल फ्यूडल जागीरदार हैं, वो अपने बच्चों के लिए एक राजवाड़ी निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसमें इनोसेंट इंटेलेक्चुअल शायर और अदीब इस धोखे में आ गए हैं कि सूबा बन गया तो वो बड़े कोई तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। कोई तरक्की नहीं होगी। आप सराइकी सूबा बनाएं, आप और पसमानदा होंगे। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, जब तक तबकाती बुनियादों पर पाकिस्तान में सोशल जस्टिस नहीं होगा, लोग, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी, किसान को उसकी उजरत नहीं मिलेगी, शहरी को लाजमी तालीम नहीं मिलेगी, 12वीं तक मुफ्त, सेहत मुफ्त और सस्ती नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सही नहीं होगा, आप सूबे में डालें, 18वीं तरमीम कर लें, कुछ नहीं होना। असल बात लोगों के हकूक की है। लोगों के जब तक मुआशी हकूक नहीं पूरे करते, सूबे बनाने से हकूक पूरे नहीं होते। अगर सूबा सराइकी बनाना से सूबों के हकूक पूरे हो जाते हैं वहां पर बसने वालों के, तो मेरी फिर वही दलील है, तो फिर बलूचिस्तान के मसले हल हो जाने चाहिए थे। तो मैं बस यही बात करूंगा कि 21 फरवरी को लाहौर में नहीं, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। पंजाब ना वंडो ना वंडन देंगे, ना पंजाब नू कट्टन देंगे। और पंजाबी 5वीं क्लास तक लाजमी करो, एक साडा मुतालबा। दूजा मुतालबा 12वीं तक आइन कहता है 5A दे तहत तालीम मुफ्त करो। और इमरान खान कुछ ते कर
ਓਏ ਬੰਦਿਆ, ਕੁਝ ਤੇ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ। 2.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰੇ, ਇਮਰਾਨ ਕਰੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਰੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਗਰਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਹਿਕੂਮ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 95% ਨੇ। ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਕੋਈ 70-80 ਲਹਿਜੇ ਨੇ, 22 ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲਹਿਜੇ ਨੇ। ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ 1921 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਜੀਵੇ ਗਰੀਬ, ਜੀਵੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੀਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੇ ਜੀਵੇ ਦਹਿਕਾਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।